अनुच्छेद 15 ये भी समानता का ही अधिकार है। ठीक है, विधि के समझ समानता की बात कर रहे हैं। 14 से लेकर 18 तक हम क्या करेंगे, समानता की। इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि राज्य धर्म, लिंग, जन्म स्थान या ठीक है, इसको हम एकदम लाइन में भी लिख सकते हैं राज्य, क्योंकि ट्यूशन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना कि राज्य धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ये बात महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, इन चीजों को पूछ लिया गया कि सही क्रम में जमाइए। पहले धर्म, फिर मूलवंश, फिर लिंग, फिर जन्म स्थान, या धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इस तरह से 4-5 आपके ऑप्शन दे देंगे। तो एक ही लाइन में हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हमें यह याद रखना है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, ठीक है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है, प्रत्येक आर्टिकल में अपवाद चलेंगे। हम बढ़ तो रहे हैं समानता का अधिकार, लेकिन प्रत्येक आर्टिकल में क्या चलेंगे, अपवाद चलेंगे। अब यहाँ ये हमने बात की, नंबर 1 पे क्या मिलेगा हमें कि उपरोक्त आधार पर राज्य केवल, देखिए केवल आया है, केवल उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल वे सामाजिक स्थल जैसे होटल है, कुआं है, बावड़िया है, जितने भी चीजें हैं अंडर लेवल की, यहाँ पे सभी को इनको प्रयोग में लेने का क्या है या उपयोग में लेने का क्या है, अधिकार है। ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 में। नंबर 1 में राज्य केवल उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं करेगा, मतलब अन्य आधार पर विभेद कर सकता है, लेकिन केवल उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं करेगा। नंबर 2 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थल व सामाजिक स्थल, जहाँ पे कुएं है, बावड़िया है, तालाब है, हॉस्पिटल है, उसमें किसी के साथ भी समानता के विरुद्ध मतलब अधिकार नहीं देगा कौन, राज्य। और 3 नंबर पे क्या कहा है, देखिए 3 नंबर पे क्या कहा है, ये 3 नंबर अपवाद की श्रेणी में आता है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं वे बच्चों हेतु क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। देखिए ये आगे अपवाद कर सकता है। आर्टिकल 15 में पहला देखा उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं करेगा। दूसरा सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक या सामाजिक स्थल हो, चाहे कुएं, बावड़िया, जो भी चीजें हैं वहां पे सभी को आवाजाही क्या है, समान रूप से। लेकिन ये आर्टिकल 3 पहले नंबर का क्या है, अपवाद है। क्या है, राज्य यदि चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष क्या कर सकता है, उपबंध। विशेष उपबंध करना अपने आप में क्या हो गया, एक तरह का अपवाद हो गया। ठीक है, आगे इसमें और हम चर्चा करेंगे। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 में हम आगे चर्चा करेंगे कि राज्य है जो उन्होंने किस किस को क्या क्या सुविधाएं दी है। तो हम कह सकते हैं 13वां संविधान संशोधन 2005 में उच्च शिक्षण संस्थानों में इन्होंने क्या दिया है, आरक्षण दिया है।
अनुसूचित जाति और जनजाति को। यहाँ तक हम बात करें, आगे लगातार फिर से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चौथे में क्या लिख सकते हैं हम? चौथे में लिख सकते हैं कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु उपबंध क्या कर सकता है? उपबंध कर सकता है। ये बात कही है नंबर 4 में। ये भी क्या है? अपवाद है कि राज्य, देखिए टर्म्स क्या है, किस रूप में? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। यहाँ पे कहीं भी आर्थिक आधार नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर राज्य किसी वर्ग या अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान हेतु क्या कर सकता है? उपबंध कर सकता है। और क्या किया था? नोट लगा के हम देख सकते हैं क्या किया था कि 93वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन 1995 में SC, ST और OBC को उच्च शिक्षण, एकदम महत्वपूर्ण है, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है। यदि पूछे क्या कौन से मामले में, तो मामला कौन सा था? दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला था। दोराइजन वर्सेस मद्रास मामले राज्य का क्या था? मामला था। उसी के तहत 93वें संविधान संशोधन 1995 में ST, SC और OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या दिया है? आरक्षण दिया गया। ये बात हमने कहा कि आर्टिकल 15 में। यहाँ तक विशेष रूप से हमने देखे अपवाद। आर्टिकल 15 पढ़ा। आर्टिकल 15 में हमने कहा राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं करेगा। नंबर 1 लगा के हमने पढ़ा, उपरोक्त आधार पर, केवल उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, इसका मतलब अन्य आधार पर विभेद राज्य कर सकता है। दूसरा हमने कहा कि सामाजिक रूप या कह सकते हैं सोशल या सार्वजनिक स्थल जो भी है, कुएं है, तालाब है, बावड़िया है, होटल है या जो भी चीजें हैं जो सार्वजनिक है, वहां पे किसी के साथ भी विभेद नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है अपवाद। क्या आता है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। चौथा भी आता है अपवाद। क्या लिखा है इसमें कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सभी वर्गों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रोन्नति या उनके उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और नोट लगाकर हमने पढ़ा 93वां संविधान संशोधन 1995 में यह प्रावधान किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और कौन से मामले के तहत ये मामला आया? दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला। ये हमने महत्वपूर्ण चर्चा कर ली आर्टिकल 15 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि आर्टिकल हम कौन सा पढ़ेंगे। अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे 16 जो एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए यह भी अनुच्छेद 16 के राज्य आपको अवसर की समानता देगा। राज्य अवसर की समानता
प्रदान करेगा। किसकी समानता? अवसर की समानता। ये बात कर रहे हैं हम लोक नियोजन की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, कि पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें राज्य आपको कौन सी समानता देगा? अवसर की समानता देगा। सेम की सेम बात इसमें लिखी है नंबर 1। क्या लिखा है? राज्य उपरोक्त आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। राज्य उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं करेगा। नंबर 2 यहां पे क्या लिख सकते हैं? नंबर 2 यहां पे लिख सकते हैं कि राज्य उपरोक्त आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। सभी नागरिकों को अवसर की क्या देगा? वो समानता देगा। नंबर 2 बात करें तो राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। इसमें कह सकते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, उद्भव और निवास स्थान इसके आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। स्पष्ट लिखा है। यहां तक तो सकारात्मक विचारधारा है। अब थर्ड नंबर पे फिर से आ जाएगा क्या? अपवाद। कि राज्य यदि चाहे, क्या लिखा है? अपवाद को अलग ही पढ़ लेते हैं। अपवाद 3 नंबर का क्या है? राज्य यदि चाहे तो किसी विशेष जगह या स्थान से संबंधित प्रावधान का उपबंध कर सकता है। राज्य यदि चाहे तो स्थान विषयक उपबंध कर सकता है। जैसे कहा कर सकता है तो किया भी। कहाँ किया? नोट लगा के हम लिख सकते हैं 98वां संविधान संशोधन 2002 के तहत तमिलनाडु पे महाराष्ट्र के स्थलों हेतु विशेष उपबंध किया गया। मतलब स्थान कोई विशेष ऐसा स्थान है जो मान ले के क्रिटिकल स्टेज पे है, या मान ले कोई सेंसिटिव जोन है, वहां पे यदि राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? उपबंध कर सकता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। तो जब भी पूछे आपको सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान क्या है, तो हम कह सकते हैं 16(4). किसमें है? 16(4) में उल्लेखित है। 16(4) में किसका उल्लेख है? सरकारी सेवा में आरक्षण का उल्लेख है। अब आरक्षण की बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। आरक्षण अब तक वैसे किस किस को मिल गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति, ओबीसी को मिला है, और आर्थिक आधार पर जनरल जातियों को भी मिला है। सबसे पहले आरक्षण दिया गया था, नोट लगा के लिखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूचित जाति वे अनुसूचित जनजाति हेतु रिजर्वेशन आरक्षण की
व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना यह भी पूछा जा सकता है कि जो 1951 में जो सरकार वो काम कर रही थी, कौन सी सरकार थी? तो अंतरिम सरकार थी। संविधान सभा सरकार के रूप में कार्य करती थी, उसको अंतरिम सरकार कहा जाता था, क्योंकि चुनाव तो अपने 52-53 में हुए थे, ठीक है, 52 के आसपास मई के। तो 1951 में जो संविधान में संशोधन किया तो किसने किया? निर्वाचित सरकार ने तो नहीं किया, तो किसने किया? अंतरिम सरकार ने संविधान में क्या किया? पहला एकमात्र जो संशोधन और अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया। ये एकदम महत्वपूर्ण है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब महत्वपूर्ण क्या है देखिए, 1951 से ही मामला स्टार्ट हो गया। अब आपके महत्वपूर्ण है, और एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि 77वां संविधान संशोधन 1995 में एससी व एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण, एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया। 77वां संविधान संशोधन प्रोन्नति में जब दो समान व्यक्ति साथ में जॉब लग गए तो जो प्रमोशन होता है उसमें उस व्यक्ति का प्रमोशन पहले होगा जो किस कैटेगरी से है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है देखिए, अगला नोट लगा के लिखते हैं। अगला नोट 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत एससी और एसटी को, एससी अनुसूचित जाति और जनजाति को वरिष्ठता के आधार पर किस में आरक्षण? प्रोन्नति में आरक्षण। अब ये एक अलग ही मामला है। यहाँ पे प्रोन्नति में आरक्षण दे दिया, लेकिन कोई एज कम होती थी तो उसका आरक्षण उसे बाद में लाभ मिलता था। तो यहाँ पे एक और संविधान में संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत अब वरिष्ठता के आधार उसको प्रोन्नति क्या मिलेगा? आरक्षण। वो वरिष्ठ भी है तो भी आरक्षण, और प्रोन्नति में पहले से आरक्षण है 77वां संविधान संशोधन। और देखिए 81वां संविधान संशोधन जो हुआ 2000 में, 2000 के तहत बैकलॉग भर्तियां में आरक्षण का प्रावधान। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो क्या है, 81वां एक और संविधान संशोधन हुआ, उनमें क्या कहा गया कि मान लो अनुसूचित जाति और जनजाति के कोई व्यक्ति हैं, 200 सीटों पे क्या हुआ है, उनको 200 सीटों पे मान लो उनकी सीटें भरी जानी है, 200 सीटों का उनका कोटा है। अब 3 साल मान लो एग्जाम, आप मान सकते हो कि 3 साल एग्जाम कराए गए, 2021, 2022 और 2023। यहाँ मान लो 50 सीटें हैं जो क्या रह गई है? खाली रह गई 2021 में। 22 में भी एसटी और एससी से 50 सीटें क्या रह गई? खाली। और 23 में भी 50 सीटें क्या रह गई? खाली। टोटल सीटें अब कितनी खाली रह गई? 150। अब मान लो कोई भर्ती आई है और जिसपे पद ही कितने हैं? 150। तो इन पूरे के पूरे 150 को उस भर्ती में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। इसका मतलब इनमें ना तो कोई ओबीसी आएगा ना कोई जनरल, पूरी की पूरी जो भर्ती है वो बैकलॉग भर्ती के माध्यम से भर दी जाएगी। 16(4)(ब) में ये उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है? आर्टिकल 16(4) या ख कह सकते हैं या ब से बैकलॉग, ठीक है, यहाँ याद रखना है। तो ये प्रावधान भी कर दिया 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान। अब सारी मिलके अगर 150 की पोस्ट है खाली और 150 बैकलॉग भर्तियां खाली है तो पूरी की पूरी बैकलॉग भर्ती में चली जाएगी। और देखिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है, नोट 82वां
संविधान संशोधन 2000 के तहत 2000 के तहत एससी और एसटी को अर्हता अंकों में छूट दी गई। और लीजिए क्या कहा है, पहले यह होता था कि क्राइटेरिया हमें पता कई बार एग्जामों में फिक्स होता है कि 35% नंबर क्या है आपको अनिवार्य है। तो जब इन्होंने एग्जाम दिया तो हो सकता है कोटा पूरा नहीं हुआ और खाली सीटें रह गई, इसका मतलब कि वो 35% का कोटा भी इन्होंने प्राप्त नहीं किया। फिर से हुआ संविधान में संशोधन, कौन सा, 82वां संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यह प्रावधान करके कह दिया कि आपको अर्हता अंक में भी क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। आप तो बस एग्जाम में बैठिए और बैठ के एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आपकी सीटें भरी जाएगी। तो इस सारे संविधान में क्या हुआ है, संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति को लेके, ठीक है। अब ये हमको ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहता है कि आरक्षण की कई बार चर्चा होती है, आरक्षण में चुप्पी साधना सबसे महत्वपूर्ण है और इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें यह समझना कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति का अभी देश में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, पर्याप्त इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जब तक इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक हमें कभी नहीं कहेंगे कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल इनका आरक्षण का क्या किया जाना चाहिए, आपको सपोर्ट किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्थितियां शुरू से रही है कमजोर, तभी ये मुख्य धारा में क्या होंगे, शामिल होंगे। और इस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सारे संविधान में क्या किया हमने, संशोधन। तो ये एक पार्ट हो गया महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित, आर्टिकल 16 से संबंधित, ये एकदम महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। अब जब आर्टिकल या कह सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति को जब आरक्षण दिया गया तो अन्य पिछड़ी जाति का चुप बैठी रहेगी क्या, वो भी क्या करेगी, वो भी आंदोलन करेगी, वो भी कहेंगे हमें भी तो क्या दीजिए आरक्षण। तो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति अन्य पिछड़े आयोग या पिछड़े आयोग का क्या करता है, गठन करता है। उसी गठन के तहत प्रथम पिछड़ा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में। 1955 में इन्होंने अपनी क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। पूरी चर्चा विस्तृत जो चर्चा है आगे करेंगे। फिर और बनेगा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उन सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया, भारतीय जनता की वहां पे क्या थी, सरकार थी। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, 5-7 साल तक किसी भी प्रकार का दूसरे जो पिछड़ा आयोग है उसके गठन पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर सरकार आई वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और उन्होंने उठाया 1979 जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश दी थी उसको पकड़ के लेके आओ मेरे पास, उनकी सिफारिशें हैं वो हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो वीपी सिंह सरकार ने, विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को क्या कर दिया, 27% आरक्षण की क्या कर दी, घोषणा कर दी ओबीसी के लिए। 27% के आरक्षण की घोषणा की और उनकी सरकार गिर गई या सरकार चली गई। उसके बाद में फिर सरकार आती है किसकी, उसके बाद में सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने और जोश आया और क्या कहा, क्योंकि जो बिंदेश्वरी प्रसाद वो सरकार थी अपने वीपी सिंह की, वो थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी से थी। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थे कांग्रेस की। अब कांग्रेस वालों को लगा कि यार उन्होंने आरक्षण दे दिया ओबीसी वालों को, हम तो पीछे रह गए, फिर तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा, ओबीसी वालों को पूरे इन्होंने बीजेपी वालों ने घेर लिया। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 27% आरक्षण को जारी रखते हुए 14% आर्थिक आधार पर जनरल जाति को क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। और आरक्षण देते ही मामला सीधा चला गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और वो मामला कहलाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 16 नवंबर 1992, ठीक है। और उस 16 नवंबर 1992 में विशेष फैसला देगी कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि आपको कहां पे आरक्षण देना है कहां पे नहीं देना है, ये बात करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कह दी कि आपने जो सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दिया है वो संवैधानिक है, क्योंकि पहले भी सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण दिया गया था। और दूसरे नंबर पर उन्होंने लिख दिया जो आर्थिक आधार पर जो आपने आरक्षण दिया वो गैर संवैधानिक है, आर्थिक आधार पर आपके आरक्षण की हम क्या करते हैं,